हाय बच्चे, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का वेलकम है मेरे चैनल पर। मैं आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं 2019 का सेकंड सिटिंग पढ़ाने वाले हैं, साइंस का क्वेश्चन बैंक। ओके, चलते हैं हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को। इसमें आप लोगों का सेकंड सिटिंग का 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन से है। कह रहा है, लिखा हुआ है देखिए, 2019 विज्ञान साइंस द्वितीय पाली सेकंड सिटिंग, इनमें से कौन पादप हार्मोन है। आपको पता है कि पादप हार्मोन क्या होता है। जो पादप का मतलब होता है क्या, कि जो पेड़ पौधे जो होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पादप बोलते हैं, ठीक है ना। तो पादप हार्मोन बहुत सारे होते हैं, इनमें से बोल रहा है कि पादप हार्मोन कौन सा है, तो हम लोग जानते हैं इंसुलिन, थ्रोक्सिन या एस्ट्रोजन या साइटोकिनिन। क्या होता है साइटोकिनिन, क्या होता है, एक पादप हार्मोन होता है। उसके बाद एक होता है एब्सिलिन, और पता नहीं 3-4 और होता है, ठीक है ना। बहुत सारे पादप हार्मोन होते हैं। सुरंगम किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है, तो आप लोग जानते हैं ये जो केरल होता है, केरल राज्य की जो है ना सुरंगम क्या है, व्यवस्था है, ठीक है। दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्राय क्या होता है, तो आपको पता है कि हम लोग कोई भी चीज खाते हैं तो हमारे दांत में क्या लग जाता है, अम्लीय हो जाता है ना। कोई भी चीज हम लोग खाते हैं तो हमारे दांत में क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। तो हम लोग जो मंजन करते हैं, जिसको दांत मंजन भी कहते हैं, वो क्या होता है, क्षारीय होता है। तो क्षारीय जब हमारे मुंह में जाते हैं तो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके उसको क्या बना देता है, उदासीन बना देता है, ठीक है। तो दांतों को साफ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कोई भी क्षारीय चीज का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जो दांत मंजन होता है वो किस चीज का होता है, क्षारीय होता है, ठीक। आगे वाला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किसी लेंस से द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो आप लोग जानते हैं आवर्धन का ऐसा मात्रक बिल्कुल नहीं होता है ना। आप लोगों ने कहीं भी नहीं पढ़ा है कि आवर्धन का ऐसा मात्रक होता है। आवर्धन का कोई भी ऐसा मात्रक नहीं होता, तो क्या हो जाएगा, मात्रहीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मात्रहीन, मतलब कोई मात्रक नहीं होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहता है क्या, देखिए, कह रहा है कि क्लोरीन की परमाणु संख्या 72 कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आपको पता होगा कि क्लोरीन में परमाणु संख्या कितनी होती है, 17 होती है। आप जानते हैं ना कितनी होती है, 17। यहाँ देखिए थोड़ा सा, 17 होती है। तो इसका हम लोग क्या करते हैं, इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। कॉन्फ़िगरेशन तो करेंगे तो क्या क्या होगा, 2,8, कितना हो जाएगा, 7। तो बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो गया, 7 इलेक्ट्रॉन हो गया। बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो गया, 7। तो आपसे अगर कोई पूछे कि क्लोरीन में कि बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बात समझे। बोला कि कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक होता है। वैसा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक होता है जिसमें कार्बन की संख्या कम होती है। तो आप देख लीजिए, इसमें कार्बन की संख्या सबसे कम किसमें है, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो आपको नजर होगा, मिथेन मतलब CH4, इथेन मतलब C2H6, प्रोपेन मतलब C3H8 और ब्यूटेन मतलब C4H10, समझे ना। इसका मतलब CH4। तो मिथेन, मिथेन में क्या होता है, मिथेन में कार्बन की संख्या सबसे कम है। इसका मतलब ये क्या है, सबसे सरल यौगिक है। मिथेन क्या होगा, सबसे सरल यौगिक होगा। सरल यौगिक उसको कहा जाता है जिसमें सबसे कार्बन की संख्या कम होती है, समझे। आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में, निम्नलिखित में कौन सा संबंध सत्य है, V बराबर I बटे R, V बराबर R बटे I, V बराबर I R, V बराबर I स्क्वायर। तो आप लोग जानते हैं V बराबर क्या होता है, फॉर्मूला IR। ये आप लोग ओम्स के थ्योरी में, ओम्स के मतलब जो ये होता है, ओम्स लॉ में आप लोगों ने पढ़ चुका है कि जो वोल्टेज होता है वो करंट और रेजिस्टेंस का क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना। बोला है किसी कोष में, कोष का मतलब क्या होता है, कक्षा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है, तो आप लोग पढ़ेंगे ऑर्बिट जो होता है ना, ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 2n स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है। क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है कि जो ऑर्बिट से होता है, ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 2n स्क्वायर होता है ना। तो वही 2n स्क्वायर आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे वाला, ये क्लास 9th का क्वेश्चन से लिया गया है। ये क्लास 10th में आप लोग कहीं नहीं पढ़िएगा, ये क्लास 9th का केमिस्ट्री में पढ़िएगा ये। ओके, निम्न में से कौन बोने पौधे को प्रदर्शित करता है। बोना पौधा, एक होता है लंबा पौधा जो वृद्धि पौधा, इसको भी कभी कभी बोला जाता है। एक होता है बोना पौधा। तो बोना पौधा को हम लोग डबल स्मॉल टी से सूचित करते हैं। कौन सा, डबल टी। ये कैपिटल टी है तो ये क्या होता है, लंबा पौधा को प्रदर्शित करता है। ये डबल टी स्मॉल है ना, इसको क्या करता है, बोना पौधा को प्रदर्शित करता है, ठीक है। मेरुरज्जु निकलता कहाँ है, मेरुरज्जु मतलब जानते हैं ना, मेरुरज्जु का मतलब जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉन की हड्डी बोलते हैं, है ना। मेरुरज्जु कहाँ से निकलता है, मस्तिष्क से बिल्कुल नहीं, अनुमस्तिष्क से बिल्कुल नहीं, पॉपकॉर्न से बिल्कुल नहीं, मेंडुला से। कहाँ से निकलती है, मेंडुला से निकलती है। तो मेरुरज्जु कहाँ से निकलती है, तो मेंडुला से निकलती है। बोला किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है, तो हम लोग जानते हैं किसी भी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है, तो काला प्रतीत होता है। कैसा प्रतीत होता है, काला प्रतीत होता है। नीला बिल्कुल नहीं होगा, क्या होता है, काला प्रतीत होता है, ठीक है। तो किसी भी जो कोई भी अंतरिक्ष होता है, स्पेस में जाने वाला जो ट्रेवलर होता है, उसको जो आकाश है ना, कैसा नजर आता है, तो काला नजर आता है। रुधिर मतलब बोले तो खून, रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है। मतलब कौन सा ऐसा रुधिर का कौन सा अवयव है, कौन सा घटक है जो हमारे ब्लड को क्या करता है, रोकती है, मतलब थक्का बनाती है। तो हम लोग जानते हैं प्लेटलेट्स। कहाँ भाई, प्लेटलेट्स। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। प्लेटलेट्स क्या करती है, हमारे खून अगर कहीं भी कट फट जाता है तो वो खून को क्या करती है, थक्का करती है। तो किसका काम है, वो प्लेटलेट्स का काम है। आप लोगों से कहता है क्वेश्चन नंबर 13 में कि अल्केन जो है, अल्केन का समान सूत्र क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं अल्केन का समान सूत्र क्या होता है, CnH2n+2 होता है। क्या होता है, और आपको पता होगा कि जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है,
जिसमें क्या होता है सिंगल बॉन्ड होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं अल्केन बोलते हैं। CnH2 अल्कीन का फॉर्मूला होता है और CnH2n-2 ये किसका फॉर्मूला होता है इथाइन का, है ना। अल्केन अल्कीन अल्काइन पता होगा आपको, है ना, बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है इस तरह से। निम्न में से कौन सा पर्यावरण अनुकूलन नहीं है? पर्यावरण अनुकूलन नहीं है पैदल चलना, बिल्कुल पर्यावरण के अनुकूलन है। पैदल अगर चलोगे तो सबसे अच्छा होगा। पर्यावरण में कोई ना आपका किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलाते हैं, ठीक है। साइकिल से चलना, ये भी कोई किसी भी प्रकार का प्रदूषण हम लोग नहीं फैलाते हैं। साइकिल से चलो या पैदल चलो तो पर्यावरण में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन मोटरसाइकिल का चलाना ये क्या करती है, इसके अंदर से वो जो सिलेंसर होती है उसमें गैस निकलती है ना, वो हमारे जो वायुमंडल है उसको क्या करती है प्रदूषित करती है, समझे। तो कौन सा पर्यावरण अनुकूल नहीं है? मोटरसाइकिल चलाना, ये पर्यावरण के अनुकूल नहीं है, ओके। ऑक्सीजन के दो परमाणु के बीच कितने आबंधन होते हैं? आपको पता है कि ऑक्सीजन के बीच द्विआबंधन होता है। कितना होता है? द्विआबंधन होता है। द्विआबंधन मतलब दो डबल बॉन्ड होता है। ऑक्सीजन के बीच कितना आबंधन होता है, कितना बॉन्ड होता है? तो हम लोग जानते हैं ऑक्सीजन के बीच क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। डबल बॉन्ड का मतलब बोले तो द्विबंधन होता है। क्या होता है? द्विबंधन होता है, ठीक है ना। अगर हाइड्रोजन पूछता तो क्या बोलता? एकल बंधन बोलते। क्या बोलते? एकल बंधन या एक बंधन बोलते या सिंगल बॉन्ड बोलते हैं। अगर नाइट्रोजन के बीच बोलता तो क्या बोलता? ट्रिपल बंधन। नाइट्रोजन के बीच क्या होता है? ट्रिपल बंधन होता है, या याद रखिएगा ट्रिपल बॉन्ड होता है, त्रिआबंधन होता है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है? स्वपोषी आपको पता है कि जो किस पर रहता है? सूर्य की प्रकाश पर, पर्णहरित मतलब जानते हैं आप लोग, क्लोरोफिल पर, और इसमें से क्या बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीनों पर निर्भर रहता है। तो उसको लोग क्या बोलते हैं? स्वपोषी बनाते हैं। इनमें से क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। जो अपने भोजन क्या बनाते हैं? स्वयं बनाते हैं, मतलब बोले तो खुद बनाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्वपोषी बनाते हैं। पर्णहरित मतलब बोले तो क्लोरोफिल, सूर्य की प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 गैस, ये तीनों पर क्या रहता है? वो निर्भर रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्वपोषी कहते हैं, ओके। नेक्स्ट है नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों अधिकांश अपवर्तन करता है। कह रहा है कि हमारे आंख में जब नेत्र का प्रवेश, नेत्र में जब क्या होता है प्रकाश की पर क्या होती है प्रवेश होती है, मतलब एंट्री मारती है, तो कौन ऐसा हम लोग का नेत्र का भाग है, आंख का भाग है, जो प्रकाश को रोकती है? कॉर्निया की बाहरी पृष्ठ पर, अभिनेत्र लेंस पर, नेत्रोंद्र में और दृष्टि पटल में। तो हम लोग का कॉर्निया की जो सबसे बाहरी भाग है, इसी ये क्या करती है? प्रकाश को इंटर होने से रोकती है। बात समझे। ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है? आपको पता है ओजोन परत, कभी कभी है ना ओजोन परत का रासायनिक नाम भी पूछ देता है कि बताओ ओजोन परत का रासायनिक नाम क्या होता है? तो O3 याद रखिएगा, है ना। O2 तो आपका ऑक्सीजन होता है, लेकिन O3 जो होता है ना वो क्या होता है? ओजोन परत होता है। और आपको पता है कि ओजोन परत हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है। और ओजोन परत अगर बहुत अधिक मात्रा में पेड़ पौधा काट लिया जाए तो ओजोन परत की जो लेयर है, जो परत है, वो क्या होने लगेगा? धीरे धीरे पतला होने लगेगा। जब धीरे धीरे पतला होने लगेगा तो सूर्य की प्रकाश से जो अल्ट्रावायलेट किरण जो आती है, जिसको पैराबैग्निक किरण बोलते हैं, पैराबैग्निक किरण डायरेक्ट कहां पे आ जाएगी? पृथ्वी पे आ जाएगी। जब पैराबैग्निक किरण अगर डायरेक्ट पृथ्वी में आ जाएगी तो क्या होगा पता है आप लोगों को? सबको स्किन कैंसर हो जाएगा, ये बात तो आप लोग जानते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? ये जो अधिक मात्रा में हमें पेड़ पौधा लगाना चाहिए, उससे ओजोन परत क्या हो रहेगा? उसका परत मजबूत रहेगा। तो अल्ट्रावायलेट जो किरण है, मतलब बोले तो पैराबैग्निक जो किरण है, उसको आने से पृथ्वी में क्या करेगी? रोकेगी। और जैसे हमें इस तरह की बीमारी से हम लोग क्या रहेंगे? सुरक्षित रहेंगे। तो ओजोन परत क्या करती है भाई? जो पैराबैग्निक जो किरण है, सूर्य की किरण से जो आती है, उसको क्या करती है? रोकती है। समझे, याद रखिएगा। ओजोन परत की हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है। तो हम लोग क्या कहते हैं? पैराबैग्निक किरण। पैराबैग्निक किरण को क्या करती है? रोकती है। समझे कि नहीं समझे? ये बहुत ही डेंजर है। अगर ये पृथ्वी पे आ जाएगा तो समझ लो कि सबको क्या हो जाएगा? जो कोई भी धूप में घूम नहीं सकता है, सबको क्या हो जाएगा? कैंसर हो जाएगा, स्किन कैंसर हो जाएगा। बहुत खतरनाक है वो, ठीक। निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा के स्रोत है? स्वच्छ ऊर्जा स्रोत का मतलब वो ऊर्जा स्रोत जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जो प्रदूषित होता है हमारे वायुमंडल को प्रदूषित कम मात्रा में करता है। समझे, करता तो सब कोई है लेकिन वो थोड़ा कम मात्रा में करता है। कोयला जलाने से हमारा जो वायुमंडल है उसको प्रदूषित करेगा और फिर धुआं भी बहुत निकलती है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस बहुत अधिक बनेगा। उसके बाद लकड़ी भी धुआं बहुत छोड़ता है, इसके मतलब उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड बहुत अधिक होगा और हमारे वायुमंडल को प्रदूषित करता है। ये जो प्राकृतिक गैस है जिसको हम लोग नेचुरल गैस बोलते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बोला जाता है, CNG जिसको बोला जाता है, इसको है ना यूज करने से क्या होता है? इसमें धुआं बहुत कम मारती है। ये भी वायुमंडल निकालती है लेकिन बहुत कम मात्रा में निकालती है, ठीक है ना। और ये हमारे वायुमंडल को प्रदूषित भी नहीं करती है। बात समझे। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे कहता है कि निम्न में से कौन सा उभयलिंग उभयलिंग जंतु का मतलब क्या होता है? जिसमें क्या होता है कि मतलब उसमें नर और मादा वो खुद ही होता है। कोई ऐसा एक व्यक्ति जो नर और मादा खुद हो, मतलब समझे ना? नहीं समझे क्या होता है उभयलिंग? मतलब कि कुत्ता बिल्कुल नहीं होता है, बिल्ली कुत्ता का कुत्ती होता है, बिल्ला का बिल्ली होता है, बकरा का बकरी होता है। समझे कि नहीं? लेकिन केचुआ का आप लोग सुने कुछ? क्या ऐसा कुछ नहीं सुनेंगे। इसका मतलब ये क्या है? ये उभयलिंग है। मतलब बोले तो ये मतलब फादर भी और मदर यही है। समझे कि नहीं समझे? एक ही होता है, उसी को क्या कहता है? उभयलिंग कहा जाता है, ठीक है। बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा एकलिंगी का मतलब होता है सिंगल, क्या होता है जी? सिंगल सेक्सुअल होता है ना। हाँ, सिंगल सेक्सुअल ही होता है। एकलिंगी पुष्प होता है तो गुड़हल का फूल, सरसों का फूल, पपीता का फल, गुलाब का फूल। तो आपको पता है गुड़हल का फूल में कभी भी आपको
ये मतलब इसमें क्या पाया जाता है, मेल और फीमेल नहीं पाया जाता है। लेकिन सरसों का पुष्प में भी आपको नहीं मिलेगा। लेकिन पपीता में आप लोग देखोगे, पपीता में देखे होंगे, इसमें क्या होता है मतलब एक तरह से एक मतलब फूल भी निकलता है, बराबर से फूल निकलता है, तो हम लोग समझ लेते हैं कि ये क्या होगा, मर्दाना हो गया है ना, ऐसा बोलते हैं ना। और जिसमें क्या होता है एक मतलब उसमें अजीब दूसरे तरह का फूल निकलता है ना, वो जो फूल निकलता है होने वाला पपीता जो फूल निकलता है वो नहीं है, उसमें एक अलग तरीके से मर्दाना वाला फूल निकलता है, ठीक है। तो पपीता जो होता है ना, पपीता क्या होता है, एक लिंगी पुष्प होता है, मतलब सिंगल सेक्सुअल ये होता है, ये पुष्प फूल है मतलब बोले तो। और गुलाब ये सब नहीं होता है, ठीक है। कौन सा ऐसा अधातु जो कमरे के ताप पर क्या होता है, तरल अवस्था में पाया जाता है। तो आपको पता है कि कौन सा अधातु जो कमरे के ताप पर अगर यहाँ पे धातु होता तो क्या होता है, मरकुरी। तो कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो आप लोग जानते हैं मर्क्यूरी, समझे ना। और मर्क्यूरी का दूसरा नाम क्या होता है, पारा नाम होता है। लेकिन कौन सा अधातु जो कमरे के ताप पर क्या होता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो आपको पता होगा कि ब्रोमीन। ब्रोमीन मात्र एक ऐसा अधातु है, ब्रोमीन मात्र एक ऐसा अधातु है जो कमरे के ताप पर क्या पाया जाता है, बोलिए द्रव अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। धोबिया सोडा क्या होता है, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, धोबिया सोडा का दूसरा नाम क्या होता है, धोने वाला सोडा भी होता है। हम लोग क्या बोलते हैं, कैल्शियम सोडियम है ना हाइड्राइड होता है, ये Na2CO3 विद NH2 होता है ना। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, Na2CO3 विद NH2 होता है, ठीक है। निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं होता। जनित रोग मतलब क्या होता है, मतलब जीन से नहीं होने वाला रोग होता है, वंशानुगत नहीं होता है, मतलब खानदानी नहीं होता है। तो देखिए क्या होता है, गोनोरिया, सिल्फेसी, मस्सा, और इनमें से कोई नहीं। क्या होता है, जनित जीवाणु जनित रोग नहीं है ये। मस्सा, मस्सा क्या नहीं होने वाली है, ये आपका हार्मोन से होने वाला बीमारी है, ठीक है। ये जनित जीवाणु जनित नहीं है, मतलब जीवाणु जनित का मतलब दूसरे से फैलने वाला नहीं है। मस्सा अपने से, ये किसके कारण से होता है, हार्मोन के कारण से होता है, ठीक है। ये सब जो रोग होता है ये दूसरे से फैल सकता है आपको, लेकिन मस्सा जो है वो आपका हार्मोन से होने वाला बीमारी है, ठीक है। निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे अधिक कम होती है, सॉरी सबसे कम होती है। तो आपको पता है अल्युमिनियम का, कॉपर का और आयरन का, इसका क्या होता है, गलनांक सबसे अधिक होता है। लेकिन सोडियम है, सोडियम का गलनांक सबसे क्या होती है, कम होती है। सोडियम को हाथ यूं पे रख लो, है ना, थोड़ा सा मात्रा सोडियम को ले लो, हाथ में रख लो, ऐसी तरीके मतलब कुछ सेकंड के लिए सोडियम तुरंत क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया सोडियम ऑक्साइड बना लेता है। समझे कि नहीं समझे, बहुत तेजी से क्या करती है सोडियम जो है, बहुत तेजी से क्या करती है, वायु के साथ अभिक्रिया करके सोडियम ऑक्साइड बना लेती है, ठीक है। आपको सेकंड भी नहीं लगेगा उसको अभिक्रिया करने में, इसलिए तो उसको किरासन तेल में डुबा के रखा था ना सोडियम को। तो अल्युमिनियम हुआ, कॉपर हुआ, आयरन हुआ, इस सबका क्या होता है, गलनांक सबसे अधिक होता है, लेकिन सोडियम का गलनांक सबसे क्या होगा, यहाँ पे कम होगा, ठीक है। चलिए आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है। अगर ऑक्सीजन जुड़ेगा तो हाइड्रोजन क्या होगा, हटेगा। ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाता है, उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है, उपचयन अभिक्रिया। ये आप बहुत अच्छी तरीके से इनसे परिचित है, एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है, ठीक है। बोला कि कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन सा है, देखिए ऊर्जा जैव मात्रा जिसको बायोगैस बोलते हैं, नाभिकीय ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं जैव मात्रा जिसको हम लोग बायोमास बोलते हैं ना, ये परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, जो हजारों करोड़ों साल से इसका इस्तेमाल होते आ रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जैव मात्रा मतलब बायोमास बोलते हैं, ठीक है। उसी को तो परंपरागत का, परंपरागत का मतलब चलते आ रहा है, हजारों सालों वर्ष से तो इसका इस्तेमाल होते जा रहा है, ठीक है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग क्या बोलते हैं, संगमरमर बोलते हैं, चूना पत्थर बोलते हैं, इसका बहुत सारा नाम है, समझे संगमरमर का। उसके बाद बोलते हैं अतिभारण। अतिभारण का मतलब होता है ओवरलोड। ओवरलोड का मतलब जहाँ पे करंट की मात्रा बहुत अधिक हो जाता है, ठीक है। तो कहता है कि अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होगा। अभी हम बता दें अतिभारण का मतलब ही होता है ओवरलोड। ओवरलोड का मतलब जहाँ पे करंट की मात्रा बहुत अधिक होता है, तो बहुत अधिक बढ़ जाता है करंट की मात्रा, क्या होता है, तो बोल रहा है कि अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है, बहुत अधिक हो जाता है, तब जाकर तो ओवरलोड होता है ना, अतिभारण होता है, ठीक है। आगे बोला क्या कहता है, आपसे सुनिए, जैव विविधता में विशिष्ट स्थल क्या होता है। जैव विविधता विशिष्ट स्थल का मतलब फसल क्षेत्र, नदी क्षेत्र, समुद्र तट, वन। तो आपको पता है कि वन जो होता है ना, वन वन क्या होता है, जैव विविधता का विशिष्ट स्थल। वन वन क्या होता है, मतलब बोलो तो पेड़ पौधा क्या होता है, जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है। वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग, मतलब बोले तो वर्ण अधिक प्रकीर्णन करता है, तो हम लोग जानते हैं नीला। किसको, नीला कलर, नीला जो होता है ना, नीला रंग, ये क्या करता है, सबसे अधिक वायुमंडल में प्रकीर्णन करता है। इसलिए तो हमें आसमान क्या करता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के रिफ्लेक्शन और स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण हमें जो है ना आकाश नीला दिखा देता है ना, ये कारण से। तो प्रकाश वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सा रंग क्या करता है, स्कैटरिंग करता है, मतलब फैलता है, नीला, इसलिए हमें आकाश नीला दिखाई देता है, ठीक है। निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। हम लोग जानते हैं प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है, तो हम लोगों को पता होगा, सब किसी को पता है कि निर्वात में। निर्वात में मतलब वैसी, निर्वात का मतलब क्या होता है, स्पेस। स्पेस का मतलब वैसी जगह जहाँ पे हवा बिल्कुल ना हो, उसको क्या कहा जाता है, निर्वात कहा जाता है। और निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, कितना होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। लेकिन यहाँ पे तो निर्वात ऑप्शन नहीं है, क्या क्या है, हवा है, जल है, शीशा है, हीरा है। तो प्रकाश की चाल सबसे कम कहाँ पे होता है, हीरा में होता है। उससे थोड़ा सा अधिक किसमें होता है, शीशा में होता है। उससे थोड़ा सा अधिक कहाँ पे होता है, जल में होता है। हवा में सबसे अधिक होगा। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका मतलब प्रकाश की चाल अभी यहाँ पे चारों ऑप्शन में से
कहाँ पे प्रकाश की चाल सबसे अधिक, किस माध्यम में सबसे अधिक होगी, तो हवा माध्यम ऐसा है जो क्या करेगी, प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी वहां पे, ठीक। चालक का प्रतिरोध निर्भर करता नहीं करता है, चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता है, तो चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई पर, हाँ इस पर तो निर्भर करता है, चालक के तापमान पर, इस पर भी निर्भर करता है, चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, इस पर भी निर्भर करता है, इन चालक के प्रवाहित विद्युत धारा पर। इलेक्ट्रिक करंट से उसको कोई मतलब नहीं है, इलेक्ट्रिक करंट से कोई मतलब नहीं है, चालक के प्रवाहित विद्युत धारा पर, इसको इलेक्ट्रिक करंट से कोई मतलब नहीं है प्रतिरोध को यहाँ पे, ठीक है ना। वो किन किन बातों पर निर्भर करता है, चालक की लंबाई पर, चालन के ताप पर और चालक के अनुप्रस्थ काट पर, इस तीनों पर निर्भर करता है, लेकिन ऑप्शन नंबर जो डी है उस पर निर्भर नहीं करता है वो, ठीक है। बोल रहा है कि निम्न में से किस दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है, तो आपको पता है कि उत्तल दर्पण जो है ना, उत्तल दर्पण इसका फोकस दूरी क्या होता है, धनात्मक होता है, उत्तल दर्पण का फोकस दूरी हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है, ठीक है। अवतल दर्पण का फोकस दूरी कभी धनात्मक होता है, कभी ऋणात्मक होता है। पादप में पाए जाने वाली वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है, आपको देखिए यहाँ पे आ गया, वहां पे क्या था, पादों में पाए जाने वाली कौन सा हार्मोन है, अब यहाँ पे क्या आया है, पादों में पाए जाने वाली वृद्धि हार्मोन, तो आपको पता है कि जिब्रेलिन, जिब्रेलिन क्या होता है, एक ऐसा हार्मोन है जो क्या करती है, पादप को बढ़ाने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है, जिब्रेलिन का काम क्या है, पादप को बढ़ाने में बहुत ज्यादा काम करती है, ठीक है। निम्न में से कौन सा उपधातु है, आपको पता है जिंक, कैल्शियम, जर्मेनियम, कार्बन, तो आप जानते हैं जर्मेनियम होता है, जर्मेनियम, जर्मेनियम क्या है, उपधातु है, ना तो धातु होता है, उपधातु किसको बोलते हैं, जो ना तो धातु हो और ना ही अधातु हो, जो बीज वाला जो गुण होता है, धातु और अधातु का जो बीज वाला गुण होता है उसको क्या बोलते हैं, उपधातु बोलते हैं। जिंक, कैल्शियम, जर्मेनियम और कार्बन क्या हो जाएगा, जर्मेनियम क्या हो जाएगा, उपधातु हो जाएगा, ठीक है। सामान्यतः अनुशीतलन रक्त दाब क्या होता है, हम लोग का जो प्रेशर होता है, प्रेशर का दाब कितना होता है, 80 मिलीमीटर होता है, एमएम होता है, 80 एमएम होता है, ठीक है ना। सामान्यतः जेन्युइन जो ये होता है अनुशीतलन रक्त दाब कितना होता है, 80 मिलीमीटर होता है, ठीक है। उसके बाद लास्ट में सॉरी, विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है, तो विद्युत मोटर, विद्युत जनरेटर, एमीटर और गैल्वेनोमीटर। विभक्त वलय, वलय का इस्तेमाल हम लोग कहाँ पे करते हैं, आमतौर पर विद्युत नहीं, इसमें होगा, एमीटर होगा, एमीटर में करते हैं, ठीक है। विद्युत वलय का जो, नहीं जी विद्युत मोटर होगा ना जी, विद्युत मोटर होगा, ये गलत हो गया, विद्युत मोटर का इस्तेमाल हम लोग एमीटर में थोड़ी ना करते हैं, हम लोग करते हैं कहाँ पे, इसमें विद्युत मोटर में। विभक्त वलय का जो उपयोग करते हैं वो काम करते हैं विद्युत मोटर में हम लोग करते हैं, कहाँ पे करते हैं भाई, विद्युत मोटर में करते हैं, ठीक है। बोल रहा है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, तो वोल्ट, वोल्ट किसका एसआई मात्रक होता है, आप जानते हैं, विभवांतर का होता है, ओम किसका होता है, तो प्रतिरोध का होता है, एम्पियर किसका होता है, धारा का होता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्या होना है, विद्युत आवेश, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, क्या होता है, कूलाम होता है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। हमारे शरीर का पीएच कितना होता है, प्रास, किस पीएच, प्रास, प्रास मतलब क्या होता है, रेंज, रेंज मतलब जानते हैं ना कहां से कहां तक होता है, रेंज है ना, रेंज को क्या बोला जाता है, हिंदी में प्रास बोला जाता है। तो हमारे शरीर का पीएच प्रास के बीच कार्य करता है 7 से लेकर के 7.8 तक, 7 से लेकर कहां तक, 7.8 तक हमारे बीच का, हमारे शरीर का जो है पीएच होता है, ठीक है। आप लोग प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में शेयर कर दीजिएगा, अगर अच्छा लगे तो प्लीज शेयर भी कर दीजिएगा।